Hello students, welcome on my YouTube channel Barnaul Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो अभी जो फ्रिक्शन का सीरीज चल रहा है उसमें जो है हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन अंडर द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आज यही इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वह तीन तरह का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक होता है, एक हमारा क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा हमारा आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टैटिक फ्रिक्शन पे बात करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जो है काइनेटिक फ्रिक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले था कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या है। देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है एक ब्लॉक पे लग रहा है, और ये ब्लॉक कहाँ रखा गया है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक है और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर स्लाइड कर रहा है ना, दाएं तरफ यानी राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो ब्लॉक क्या हो रहा है, ये ब्लॉक जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, ये जो फ्रिक्शनलेस सरफेस या फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है और ये जो ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में जो है ये जो है कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट यही तो है। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। तो ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मान लीजिए सेम कंडीशन है, मतलब कि ये ब्लॉक है उस पर वही 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है बल्कि कुछ फ्रिक्शन है ना। तो अब देखिए मामला कैसे पलट जाएगा। तो ये फ्रिक्शन है, अब क्या हो रहा है, ठीक है तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है इस सरफेस का वह जो है 100 न्यूटन है। वह कितना है, 100 न्यूटन का है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ये आगे बताएंगे, लेकिन अभी मान लो कि ये जो सरफेस है जिसको कि कुछ फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शनलेस नहीं है बल्कि इसमें कुछ फ्रिक्शन है। तो इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वह 100 न्यूटन आ रहा है। तो आगे बोल रहा है, कह रहा है कि अब जो ये जो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ब्लॉक पर, तो पाया गया, क्या पाया गया, ये ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है ना। अभी हम लोग क्या केस देखे थे इसके पहले कि ये ब्लॉक जो है कहाँ रखा हुआ था, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया था, यही 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था लेफ्ट टू राइट, और ब्लॉक क्या हो रहा था, लेफ्ट से राइट के तरफ इस तरफ मूव कर रहा था। लेकिन अब केस क्या हुआ, एक ऐसा सरफेस पे उसी ब्लॉक को रख दिए और लेफ्ट टू राइट वही 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लगे, तो क्या देखते हैं कि ये ब्लॉक अब मूव नहीं कर रहा है। तो सवाल उठता है ये ब्लॉक क्यों नहीं मूव कर रहा है। मान लीजिए ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सवाल है। यहीं पर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट। ये इसलिए मूव नहीं कर रहा है, इसलिए मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा अपना ब्रेन का लॉजिक लगाइए कि 10 न्यूटन का फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है तो ये ब्लॉक इस तरफ मूव करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जरूर जो है इस तरफ राइट से लेफ्ट के तरफ कोई ना कोई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर रहा है। ये वाला 10 न्यूटन क्या कर रहा है, इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर रहा है। इसीलिए ब्लॉक जो है रुका हुआ है, ज्यों का त्यों अपने पोजीशन पे है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। यही इसका मतलब निकल रहा है, यही सेंस निकल रहा है। क्योंकि अगर इधर से कोई फोर्स नहीं लगता लेफ्ट से राइट के तरफ तो ये ब्लॉक क्या होता, पहले के ही तरह मूव करता चला जाता। लेकिन कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स है, ब्लॉक को रखे किस पर हैं, एक ऐसे सरफेस पर रखें जिसका कि फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लॉक पर जो है राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है लेफ्ट से राइट के तरफ, जो कि कितना मैग्नीट्यूड का है, यह भी 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड है,
ये जो है इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक का जो निचला सरफेस है उस पर 10 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। ये 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, ये अप्लाइड फोर्स हो गया जो इस ब्लॉक पे लग रहा है, जिसके कारण ये ब्लॉक मूव करता लेकिन किया नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है ना इसमें फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन और ये सरफेस क्या कर रहा है, इस ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक है इसका जो ये निचला सरफेस है, ये जो लोअर सरफेस है, इस पर ये हमारा ये जो सरफेस है, ये ग्राउंड, ये जो है ना किधर लगाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, जो कि इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर दे। और ये कैंसिल कब होगा? जब इसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन होगा। इसका मतलब हुआ कि इस ब्लॉक को रोकने के लिए ग्राउंड जो है उतना ही 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा है इस ब्लॉक को रोकने के लिए। तभी तो इस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्यों स्टैटिक इसलिए बोलते हैं, स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ या रोकने वाला। तो ये कैसा फोर्स है? बॉडी को मूव करने से रोकने वाला फोर्स है, इसीलिए यहाँ टर्म लगता है स्टैटिक। तो ये जो एफएस हो गया, क्या हो गया? ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो यही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या केस हुआ? देखिए अभी कितना लग रहा था, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था लेफ्ट से राइट के तरफ, नहीं मूव किया ब्लॉक। अब क्या हुआ? अब फोर्स को बढ़ा दिए, ये अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, डायरेक्शन वही लेफ्ट से राइट लग रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड 10 से 30 न्यूटन कर दिए। तो अभी भी ब्लॉक मूव करना चाहिए, तो देखते हैं फिर मूव नहीं कर रहा है, 10 से 30 कर दिए, ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो है ना ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे ही आप फोर्स बढ़ाएंगे ना ये फिर अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देगा, और ये जो है ना क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, 30 न्यूटन का हो जाएगा और अपोज करेगा, तब ना जाके कैंसिल करेगा इस 30 न्यूटन को। तभी तो ये ब्लॉक रेस्ट पर है। बात समझ में आई? तो ये एडजस्ट करेगा। इधर हम वैल्यू बढ़ाएंगे अप्लाइड फोर्स का ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है ना अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ये भी बढ़ा लेगा अपना फ्रिक्शन वैल्यू को 30 न्यूटन कर लेगा। गजब है ना? बड़ा स्मार्ट है ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो ये अप्लाइड फोर्स जो है ना, अब कह रहे हैं इसको 80 न्यूटन का कर दिए, 10 से 30 किए और 30 से अब 80 कर दिए। 80 न्यूटन का लेफ्ट से राइट की तरफ एक फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर। तो अब क्या करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बहुत चालाक है, ये फिर क्या करेगा? अपना वैल्यू बढ़ा लेगा। अब जो है 30 था ना, अब 80 कर लेगा ये भी अपने आप को। यानी कि ये जो जो हम बढ़ाते जाएंगे त्यों त्यों स्टैटिक फ्रिक्शन, जो जो अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे इस ब्लॉक को खिसकाने के लिए, त्यों त्यों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है अपने आप को बढ़ाएगा और अपोज करेगा। मतलब इस ब्लॉक का जो है इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन है ना उसको जो है रोकने की कोशिश करेगा। इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो होना चाहिए राइट डायरेक्शन में वो नहीं होने देगा, उसको अपोज करेगा लेफ्ट में लग करके, है ना, 80 न्यूटन का। चलिए ये हो गया। अब क्या किया? और बढ़ा दिए। अब इसको जो है इसको अब हम लोग जो है और बढ़ाएंगे। तो अब बढ़ा के 80 न्यूटन से क्या कर दिए? 100 न्यूटन कर दिए। अब शुरू में आपको याद होगा हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि 100 न्यूटन को मान के चलिए कि वो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का दो सरफेसेस के लिए। ये जो दो सरफेसेस हैं कांटेक्ट में, एक ब्लॉक और एक ग्राउंड का, जो ये दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है, इन सरफेसेस के लिए जो है 100 न्यूटन क्या है? 100 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब क्या हुआ, अगर हम इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो इसको रोकने के लिए ये फिर एडजस्ट करेगा अपने आप को स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया, यानी 100 न्यूटन लिमिटिंग वैल्यू हासिल कर लिया।
कहने का मतलब ये है, ऐसा भी नहीं है कि आप इधर अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाइएगा, ये जो है अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाइएगा और हर बार जो है ना ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपने आप को एडजस्ट करके बढ़ाते चला जाएगा। हर समय ऐसा नहीं होता है। ये तभी तक होगा जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू यानी अपने लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए। एक बार आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए और आपका जो है ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपने लिमिटिंग वैल्यू तक एक बार अगर पहुंच गया, अगर ये एक बार अपने मैक्सिमम वैल्यू को हासिल कर लिया ये स्टैटिक फ्रिक्शन ना, फिर उसके बाद ये नहीं बढ़ने वाला। फिर उसके बाद आप ये अप्लाइड फोर्स को कितना भी बढ़ाओगे ना ये नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी दो सरफेस जो होता है ना उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उस सरफेस के कॉम्बिनेशन के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शनल मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। उससे ज़्यादा अगर आपका अप्लाइड फोर्स का वैल्यू होने लगे तब उससे ज़्यादा जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू दो सरफेस के बीच में नहीं हो सकता है ना। बात समझ में आ गई। तो यही सिचुएशन जो अभी जो ये सिचुएशन देख रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते बढ़ाते कितना हो गया है ना, 10 न्यूटन से शुरू किए थे और 100 न्यूटन का कर दिए। तो उस हिसाब से ये भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट करके ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया है, लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गया है। और ये अब सिचुएशन है हमारे सामने, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये ब्लॉक जो है ना स्टार्ट करने लगेगा। अगर हम 100 न्यूटन से अब बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, ये ब्लॉक अब मूव करना स्टार्ट कर देगा रिलेटिव टू दिस ग्राउंड, है ना। यानी कि क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए अब हम फोर्स 100 न्यूटन से कर दिए 101 न्यूटन, 1 न्यूटन ज़्यादा कर दिए, तो अब क्या होगा, अब जो है ये ब्लॉक जो है ना मूव करने लगेगा। यानी कि अब जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो गायब हो जाएगा। अब कौन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक काम करता है दो सरफेस के बीच में जब दोनों सरफेस के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो। एक बार दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन शुरू हो गया तब तुरंत जो है स्टैटिक फ्रिक्शन गायब हो जाता है और तब जो फ्रिक्शन काम करने लगता है, जो फ्रिक्शन एक्टिव होता है वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल अपने लेक्चर को सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब ब्लॉक जो है वह स्टार्ट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वह कितना है, वह 100 न्यूटन का है। तो ना अब ब्लॉक जो होता है वह स्लाइड करेगा, घिसकना शुरू हो जाएगा, ये घिसक जाएगा। देन द ग्राउंड विल स्टार्ट अप्लाइंग अ न्यू टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या हुआ, 101 न्यूटन का हो गया तो ये इसको खिसकाना शुरू करेगा राइट डायरेक्शन में। तो ये ग्राउंड जो है ना इस ब्लॉक का लोअर सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगाएगा, अपोज करेगा इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ग्राउंड के रिलेटिव में इस ब्लॉक का मूवमेंट किधर हो रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस ब्लॉक का लोअर सरफेस पे जो लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। राइट में रिलेटिव मोशन हो रहा है ब्लॉक का विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, तो लेफ्ट में जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जो है इस ब्लॉक के लोअर सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसका वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा कम होता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या कहिए उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे थोड़ा कम ही होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो वैल्यू जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है ना तो उन दो सरफेस के लिए काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। और कोई भी दो सरफेस के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना वह वैल्यू भी कांस्टेंट ही होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग ये जो है अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएं तो इससे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स में कोई बदलाव नहीं रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, वो जो का त्यों वही रहेगा वैल्यू, वो चेंज नहीं कर रहा है। जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन में चेंज हो रहा था ना, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे थे चेंज कर रहा था तब तक जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू हासिल ना कर लिया, लिमिटिंग वैल्यू हासिल ना कर लिया। उस तरह का केस कुछ भी नहीं देखा जाता है इस काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में।
ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये जो चीज़ था ना, ये समझे आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, यह एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये जो होता है ना, ये कैसा फोर्स होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कब तक ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये कब तक सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तब तक होता है जब तक इसका वैल्यू बढ़ते 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 ये मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू को हासिल न कर ले, यानी अपने लिमिटिंग वैल्यू को हासिल न कर ले। एक बार स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया, उसके बाद आप अप्लाइड फोर्स को कितना भी बढ़ाओ वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना, जैसे ही आप बढ़ाओगे ना तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपना रूप बदल लेगा और तब यह कहलाने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट भी मूव करने लगेगा। ये चीज़ है। तो ये बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एनिमेशन से। यहाँ देख लीजिए, दिखा रहे हैं ना, पहले 30 न्यूटन, फिर 80 न्यूटन, फिर 100 न्यूटन, बढ़ाते चले गए, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू हासिल हो गया 100 न्यूटन। यानी जो भी एडजस्टमेंट कर रहा है ये कब तक कर रहा है, जब तक कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन हासिल ना कर लिया हो, लिमिटिंग वैल्यू हासिल ना करे, तभी तक जो है वो एडजस्टमेंट करता रहेगा। मान लीजिए 80 न्यूटन लग रहा है, फिर घटाइएगा 30 न्यूटन कर दीजिएगा ना अप्लाइड फोर्स, फिर से जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन का लगने लगेगा। फिर घटाइएगा 5 न्यूटन कर दीजिए अप्लाइड फोर्स, फिर जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स घट करके 5 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को। ये किस रेंज में होगा, जब तक कि लिमिटिंग वैल्यू हासिल ना कर ले तब तक ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आता है स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन। अब हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो समझिए कि ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है, किसके बीच में, दो सब्सटेंसेस के सरफेसेस के बीच में जो कि कांटेक्ट में है। तो इनके बीच में कोई भी मोशन नहीं होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, है ना। मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो दो सब्सटेंसेस के सरफेसेस के बीच में, ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है उस समय लगता है जब उन दोनों सब्सटेंसेस के बीच में जो है कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। इस तरह का सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो इन दोनों सब्सटेंसेस के बीच में लगते हैं, उनके सरफेसेस के बीच में लगते हैं, जब उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ऐसे फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, है ना। यही चीज़ है। क्लियर हुआ। चलिए डेफिनेशन। और स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसका वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हो सकता है। यही इसका रेंज है, इसका जो है रेंज है स्टैटिक फ्रिक्शन का, कि ये 0 से लेके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, वहाँ तक हो सकता है। कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, एक ही वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है बस। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग होने के कारण इसका रेंज बहुत बड़ा है, यानी 0 से लेके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू तक है। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, यानी जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, या दरअसल में वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, और या उन दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है जो सरफेसेस की कांटेक्ट में है, और वो लगभग अब जो है रिलेटिव मोशन करने ही वाले हैं, मींस दे आर एट द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन। अब जो है बस थोड़ा सा और जहां अप्लाइड फोर्स बढ़ा तो रिलेटिव मोशन दोनों सरफेसेस के बीच में चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। मतलब अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन हासिल कर लिया गया है सिस्टम के द्वारा, दोनों सरफेसेस के द्वारा, और अब थोड़ा सा भी अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे ना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन गायब हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट में और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन भी चालू हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, ये नॉलेज ध्यान में रखना। अब आता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अब इसका मतलब क्या होता है अभी समझा देंगे। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हमेशा याद रखना। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलेंगे तो ये बन जाएगा ये इक्वल टू
तो हो जाएगा ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। यानी म्यू एस क्या हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, और एन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। दोनों गुना करने से क्या निकल जाता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा दो सरफेस के बीच में जो कि कांटेक्ट में है वो निकल जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, यही वह नॉर्मल रिएक्शन, ये एन हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू एस जो होता है ना ये कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इन दोनों को गुना करने से हमको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमको मिल जाता है। तो ये जो म्यू एस है यही है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू एस और म्यू के अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों सेम है या इक्वल है। म्यू एस भी है या म्यू के एक तरह से हमको मान लेना है कि सेम है या इक्वल है। अगर क्वेश्चन में म्यू एस एंड म्यू के नहीं दिया हुआ है तो अलग अलग वैल्यू, है ना। चलिए अब आता है हमको कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना वह ऐसा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐसी चीज़ है या ऐसा होता है कि या तो आइदर ये बॉडीज़ को जो है ये मूव कराएगा टुगेदर, या बॉडीज़ जो कांटेक्ट में हैं उनको रेस्ट पे रखेगा, यही हमेशा होगा। यानी उन दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन, या तो ये बॉडी को साथ ले करके मूव, दो बॉडी जो जिनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो दो बॉडी जो है एक साथ मूव करेंगे या दोनों एक साथ रेस्ट पर रहेंगे, यही दो चीज़ होगी और दूसरी चीज़ कोई नहीं। अब इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए कार्ट पे जो है ये ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे एफ फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स एफ लग रहा है इस कार्ट पर। तो ये जो ब्लॉक है और ये जो कार्ट है दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो देखिए इस ब्लॉक का अगर हम एफबीडी बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग खाली फोर्सेस को कंसिडर करें, और इस कार्ट का एक एफबीडी यहां बना हुआ है फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर किया जा रहा है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, इस ब्लॉक का जो है राइट डायरेक्शन में ये अप्लाइड फोर्स एफ लग रहा है इस ब्लॉक पे, यही जो मोशन हो रहा है ये वाला, और इसी ब्लॉक का लोअर सरफेस पर ये कार्ट जो है क्या लगा रहा है, अपोजिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, इसको रोक दिया हुआ है। यानी कि इस कार्ट के रिलेटिव, इस कार्ट के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये क्या है, रुका हुआ है। और उसी प्रकार अब हम लोग क्या देख रहे हैं, चूंकि ये कार्ट आगे के तरफ बढ़ रहा है ना, ये आगे के तरफ बढ़ रहा है, तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक जो है इस फोर्स किस पर लग रहे हैं, फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, और ये कार्ट पर मान लीजिए रखा हुआ है, और मान लीजिए कार्ट और इस ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो ये ब्लॉक क्या होगा, ये कार्ट अपने जगह पे रह जाएगा और ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन लगेगा तो कार्ट जो है ना वो क्या करेगा, इसको ब्लॉक को आगे जाने से रोकेगा, पीछे की तरफ लगाएगा ये कार्ट इस ब्लॉक पे, है ना। तो ये पीछे की तरफ लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे, तो ब्लॉक जो है इस कार्ट पर किधर लगाएगा, आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक जो है कार्ट पे आगे की तरफ लगाएगा, आगे की तरफ इसको लगाएगा, यानी कि ये जो है आगे की तरफ रहेगा, है ना। क्यों आगे की तरफ क्यों रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये कार्ट जो है ना अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये कार्ट जो है पीछे की तरफ जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं रहे, क्योंकि ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो ब्लॉक को ऐसा लगेगा जैसे कार्ट पीछे जा रहा है अगर फ्रिक्शन लेस रहे तो। लेकिन ये फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, अपोज करेगा, यानी कि ये ब्लॉक तब कार्ट पर जो लगाएगा ना सामने की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो ये जो सामने की तरफ एकमात्र फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस कार्ट पर, तो ये कार्ट क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ये आगे की तरफ मूव करेगा किसको लेते हुए, इस ब्लॉक को लेते हुए मूव करेगा, ब्लॉक को छोड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक और कार्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन एज अ होल ये पूरा सिस्टम जो ब्लॉक और कार्ट का एज अ होल ये व्हील्स लगे हुए हैं और ये मूव करेगा। तो ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में जो है कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये कमाल किसका है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। बात समझ में आई? वही देखिए यहाँ ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना। अभी क्या लग रहेगा? इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है इस ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स? ये ग्राउंड लगा रहा है। किधर लगाएगा? इधर लेफ्ट के तरफ लगाएगा, ताकि इसको रेस्ट पे रखा जाए, क्योंकि एफ राइट में लग रहा है तो ये तो मूव करा देगा अगर फ्रिक्शन ना रहे तो यहाँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, काम कर रहा है, तो ये लेफ्ट की तरफ लगेगा, अपोज करेगा इस ब्लॉक के रिलेटिव मोशन को विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मतलब कहने का मतलब है कि रिलेटिव फ्रिक्शन जो होता है ना, या तो दो बॉडीज के बीच में अगर लग रहा है, या तो उनको दोनों को एक साथ रखेगा और रोक के रखेगा, या फिर दोनों को एक साथ रखेगा लेकिन दोनों जो है मूव करेगा, है ना, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। यहां भी देख लीजिए कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन ये पूरा ब्लॉक और ग्राउंड सिस्टम रेस्ट पर है। और यहाँ क्या हो रहा है? कार्ट और ब्लॉक के बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन कार्ट और ये जो ब्लॉक का जो पूरा सिस्टम है ये मोशन में है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी और थोड़ा बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ में क्या है? इस तरफ वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स एफ है और एक्स एक्सिस के तरफ क्या? अप्लाइड फोर्स है। आप जो अप्लाइड फोर्स एफ लगाएं और ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ है, तो ये क्या हो रहा है? ये दिखा रहा है कि आप ये लीनियर इंक्रीज दिखा रहा है। मतलब कह रहा है कि आप जो जो अप्लाइड फोर्स लगाइएगा, आप जो जो अप्लाइड फोर्स लगाइएगा, फ्रिक्शनल फोर्स त्यों त्यों जो है बढ़ता चला जाएगा, है ना। देख रहे हैं दोनों बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यानी ये किसको दर्शा रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये दर्शा रहा है, ये वाला पार्ट जो है, एक मिनट मैं कलर कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक दर्शा रहा है, इतना सा पार्ट दर्शा रहा है। किसको? ये दर्शा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट को, यानी कि ये यहाँ तक दर्शा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट को। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये क्या हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ। यानी कि उसके बाद क्या हुआ? और बढ़ा देंगे ना, और अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? ये थोड़ा घट जाएगा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट हुआ ना, ये वाला फ्रिक्शन, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। समझ गए? ग्राफ इस तरह से बनता है इसका। क्लियर हो गई बात? मज़ा आ रहा है? चलिए, तो अब आता है कि ट्रिक क्या है। अब हम लोग एक ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन को पता करने का ट्रिक जान लेते हैं। तो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। सबसे पहले अगर आपको जैसे कोई एक ब्लॉक दे दिया है और अब कह रहा है कि राइट डायरेक्शन, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स निकल रहा है, ऐसा बोल दे, और फिर कहे कि यह ब्लॉक जो है ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये ग्राउंड फ्रिक्शनलेस नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड ऐसा है जो फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब कि ये ग्राउंड फ्रिक्शन के साथ है। तो पूछ रहा है कि ये ग्राउंड पर है और कोई भी मोशन नहीं कर रहा, और इस पर लेफ्ट से राइट की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछ दे, बताइए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए इसका ट्रिक कैसे निकाला जाता है। ये जो ग्राउंड इस ब्लॉक पे लगाएगा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो किधर लगाएगा। तो सबसे पहले आपको एज्यूम यह करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दोनों ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है, आपको मानना है थोड़ा देर के लिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता करना है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का। तो उसको पता करने के लिए आपको पहले यह मान लेना होगा, थोड़ा कल्पना करना होगा, कि थोड़ा इमेजिन करना होगा कि फ्रिक्शन एब्सेंट है। आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्या है? एब्सेंट है। तो फ्रिक्शन एब्सेंट है तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये तो मूव करने लगेगा, ये तो राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, कोई अपोज करने वाला नहीं, आराम से ये धड़ल्ले से एकदम लेफ्ट से राइट जाना शुरू हो जाएगा। अब अप्लाई कीजिए कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि चूंकि ये अगर फ्रिक्शन लेस हो जाए तो राइट डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब जरूर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है और उतना ही मैग्नीट्यूड का लग रहा है जितना अप्लाइड फोर्स है, तभी तो ये रुका हुआ रहेगा, तभी तो ये स्टैटिक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन पता किया जाता है। यानी जब भी आपको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पता करना हो तो आपको हमेशा जो है, पहले ऐसा मान लीजिए कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो आपको क्लू मिल जाएगा कि किधर वो स्लाइड करेगा, बस। उसके बाद फिर क्या है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, यानी कि उस चीज़ पर, उस ब्लॉक पर जो है लेफ्ट डायरेक्शन में
ग्राउंड के द्वारा जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए, ताकि वो स्लिप ना करे टुवर्ड्स राइट, वो राइट डायरेक्शन में स्लिप ना करे। इस ट्रिक को अप्लाई किया जाता है, यानी पहले फ्रिक्शनलेस मान लेना है और जिधर मोशन होने लगे फ्रिक्शनलेस होने पर बस उसका उल्टा डायरेक्शन में जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। बस यही ट्रिक अप्लाई करना है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन को पता करने के लिए। क्लियर वही बात, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वाला वीडियो। अगर आपको वाकई में लगा कि ये वीडियो अच्छा है और आप पसंद अगर कर रहे वीडियो को, तो प्लीज़ आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, जहाँ तक हो सके कमेंट्स लिखिए। अगर आपको कोई खामी नज़र आती है वीडियो में, देन प्लीज़ डू राइट टू मी, आई विल इम्प्रूव इट, आई विल गिव यू और बेटर वीडियोज़, है ना। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर कल आपके पास हाजिर होंगे और कल मैं ला रहा हूँ स्टैटिक के बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन पे कल डिस्कस करेंगे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।